प्राग इतिहास, हड़प्पा संस्कृति तथा आर्य भारत का आदिम मानव। प्रागैतिहासिक यूरोप की भांति उत्तरी भारत ने भी हिमयुगों का अनुभव किया और इन युगों में से दूसरे युग के पश्चात लगभग 4 लाख ईस्वी से 2 लाख ईस्वी पूर्व तक दूसरे अंतर हिमानी समय में भारत में मनुष्य ने प्रथम बार अपने जीवनशील अस्तित्व के अवशेष छोड़े। ये अवशेष सोन संस्कृति के पूर्व पाषाणों से बने हुए पूर्व हथियार हैं। सोन संस्कृति का नामकरण पंजाब की एक छोटी नदी के आधार पर हुआ है, जहां इस प्रकार के हथियार बहुत संख्या में पाए गए हैं। ये हथियार इंग्लैंड से अफ्रीका और चीन तक समस्त प्राचीन संसार में विकीर्ण हथियारों के आकार प्रकार से मिलते जुलते हैं। भारत में इन हथियारों से संबंधित कोई मानवीय अवशिष्ट नहीं पाए जाते, परंतु अन्यत्र ऐसे उद्योग के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं मानो वे आदिम तथा केवल आकार में मनुष्य सदृश व्यक्ति के कार्य हों। उदाहरण स्वरूप जावा और चीन के पिथिकैंथ्रोपस। दक्षिण में भी एक अन्य प्रागैतिहासिक प्रस्तर उद्योग अस्तित्व में था, जिसका निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है, परंतु जो सोन घाटी का समकालीन रहा होगा। इस संस्कृति के लोगों ने नुकीले हथियार बनाए, विशेषकर हाथ से तीक्ष्ण धारदार कुठार, जो बड़े पाषाणों के भिन्न भिन्न स्तरों को जोड़कर बनाए गए थे और जिन पर निश्चय ही वे सोन घाटी की व्यक्ति की तुलना में अपनी सामग्री पर अपेक्षाकृत अधिक अधिकार रखते थे। यह प्रस्तर उद्योग यानी पत्थर के उद्योग, जैसा कि इनको पुरातत्ववेत्ताओं ने नाम दिया है, अफ्रीका तथा पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी इंग्लैंड के नुकीले आकार वाले हथियारों के उपयोग में समानता रखता है, जहां यह अधिक उन्नतशील मनुष्य के प्रकार के मनुष्य एक वास्तविक होमोसेपियंस में से संबंधित पाया जाता है। गंगा की घाटी भूमि के धरातल का नवीनतम भाग है तथा इसके भूगर्भवेत्ताओं का विश्वास है कि इन दो पाषाण युगीन उद्योगों के समय में इसका अधिकांश भाग उथला समुद्र था, परंतु राजस्थान के मार्ग में एक दूसरे का परस्पर संबंध रहा होगा, क्योंकि यह एक संस्कृति के हथियार दूसरी संस्कृति के क्षेत्र में यत्र तत्र प्राप्त हुए हैं। वे मनुष्य जिन्होंने इस पूर्व पाषाणकालीन हथियारों का उपयोग किया था, अवश्य में भारत में अनेक शताब्दियों तक रहे होंगे। वे कौन थे और उनका क्या हुआ, हम नहीं जानते। संभवतः उनका रक्त आज भी वर्तमान भारतीयों की नसों में प्रवाहित हो, परंतु यदि सोन का पाषाण उद्योग केवल आकार रूप में मानवों का कार्य था, तो वे अवश्य ही यूरोप के नीथंडर और दूर पूर्व के पिथिक्रैंथोपस की भांति बहुत समय पूर्व ही लुप्त हो गए होंगे। होमोसेपियंस भारत में रहा, उसकी दक्षता और कलात्मक सज्जा युगों तक अदृश्य रूप में उन्नतशील रही। उसने सूक्ष्म पाषाण के छोटे और मुलायम नुकीले तीरों के शिरोभाग एवं अन्य शस्त्र बनाना सीखे, जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेशों से सुदूर दक्षिण तक भारत के अनेक भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म पाषाण उद्योग निकट पूर्व तथा और अफ्रीका के बहुत से भागों में विद्यमान है, परंतु भारत के प्रस्तर उद्योग के साथ निश्चित रूप से उसकी तैथिकी संबंध स्पष्ट रूप से नहीं है। दक्षिण के भागों में चमकदार पाषाणों के कुठारों के साथ प्रायः सूक्ष्म पाषाण औजार भी पाए गए हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ईसाई युग के उदय के लगभग प्रायद्वीप के दूरस्थ भागों में उनका स्थान पूर्णतः लोहे के हथियारों ने ही ग्रहण कर लिया था। प्रारंभिक ग्राम पूर्व पाषाण युग का मानव एक शिकारी तथा भोजन संग्रह करने वाला था। वह छोटे छोटे समुदायों में रहा करता था, जो प्रायः यायावर थे, मतलब घुमंतु थे। कुछ समय पश्चात उसने आग जलाना, खाल, वृक्ष की छाल तथा पत्तियों के द्वारा जाड़े पाले में अपने शरीर को रक्षा करना, जंगली कुत्ते पालना सीखा, जो उसके डेरे की आग के चारों ओर घुमा फिरा करते थे। भारत में सारे संसार की भांति मनुष्य इसी प्रकार हजारों वर्षों तक रहता रहा।
तत्पश्चात अभी कुछ समय पूर्व ही भूगर्भ विज्ञान की अवधि के परिक्षेप में मनुष्य के रहन सहन के ढंग में बड़े परिवर्तन हुए। अवश्य ही ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व से संभवतः 6,000 वर्ष पूर्व तक मानव ने प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड के शब्दों में अपने वातावरण के प्रति एक संघर्षात्मक प्रवृत्ति विकसित की। उसने अन्न उत्पादन करना सीखा, घरेलू पशु पाले, बर्तन बनाए, कपड़े बुने। धातु प्रयोग के आविष्कार से पूर्व उसने पूर्व पाषाण युग की अपेक्षा अधिक सुंदर एवं चमकदार पत्थरों के हथियार बनाना सीखा। इस प्रकार के औजार संपूर्ण भारत में, किंतु अधिकांशतः उत्तर पश्चिम और दक्षिण में सामान्य रूप से धरातल पर के ऊपर अथवा समीप पाए गए हैं। देश के अधिकांश भाग में उत्तर पाषाण संस्कृति बहुत समय तक जीवित रही और आज भी अनेक असभ्य पर्वतीय जातियां कुछ समय पूर्व ही इस स्थिति से निकल पाई है। विकसित कृषि और अस्थायी ग्राम का संभवतः ईसा से 5,000 वर्ष पूर्व सब वर्ष पहले मध्य पूर्व में जन्म हुआ। भारत में अस्थायी संस्कृति के प्राचीनतम अवशिष्ट बलोचिस्तान और निचले सिंध में पाए जाने वाले खेतिहर ग्रामों के हैं, जो संभवतः चौथी शताब्दी के अंत से प्रारंभ होते हैं। विद्वान लेखकों का मत है कि जब 326 ईस्वी में मकदूनिया निवासी सिकंदर ने सिंधु नदी को पार कर या तब उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु बहुत कुछ आज जैसी ही थी। यद्यपि वह अपेक्षाकृत कुछ याद्र थी। नदियों की घाटियां उपजाऊ एवं सघन वनों से पूर्ण थी। यद्यपि समुद्रवर्ती स्थान सिंधु के पश्चिमी भाग तक, जो मकरान के नाम से प्रसिद्ध है, तथा बलोचिस्तान के अधिकांश भाग पहले ही निर्जन एवं शुष्क थे, परंतु 3,000 ईस्वी पूर्व में जलवायु बहुत अधिक भिन्न थी। संपूर्ण सिंध प्रदेश वनों से पूरित था, जो ईंटों पकाने के लिए ईंधन, जंगली हाथियों और गंडों के लिए खाद्य सामग्री प्रदान करता था। और बलोचिस्तान, जो आज पूर्णतः जलविहीन मरुभूमि है, सरिताओं से समृद्ध था। यह क्षेत्र कृषकों के अनेक ग्रामों का भरण पोषण करता था, जो बलूचिस्तान की ऊंची घाटियों में मकरान के तत्कालीन उपजाऊ मैदानों तथा सिंधु नदी के निचले भागों में बस चुके थे। ये मनुष्य अनेक संस्कृतियों से संबंधित थे, जो मूलतः विभिन्न प्रकार के चित्रांकित मृतभांडों से पहचाने जाते हैं। प्रत्येक संस्कृति अपनी निजी पृथक विशेषताएं रखती थी, किंतु सब की सब उसी एक मूलाधार से संबंधित थी, जो मध्य पूर्व वालों के थे। यद्यपि उनकी बस्तियां छोटी थी, जो विस्तार में कुछ एकड़ों से अधिक नहीं थी, किंतु तुलनात्मक रूप से उनके भौतिक स्तर ऊंचे थे। ग्रामीण सुविधाजनक मकानों में निवास करते थे, जो कच्ची ईंटों के बने होते थे, जिनके निचले आधार पत्थर के थे। वे मिट्टी के अच्छे बर्तन बनाते थे, जिन्हें वे सुंदर ढंग से चित्रित करते थे। वे धातु के प्रयोग से परिचित थे, क्योंकि कुछ तांबे के औजार इन स्थानों पर पाए गए हैं। ग्रामीण संस्कृतियों के रीति रिवाज विविध प्रकार के थे, क्योंकि ब्राहुई पहाड़ियों की एकांत घाटियों और वहाँ के तुलनात्मक सादे जीवन के अत्यधिक समीप संबंधों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। इस प्रकार उत्तरीय ग्रामों ने प्रधानतः लाल मृतभांड बनाए, यानी कि लाल मिट्टी के बर्तन बनाए। दक्षिण भारत वालों ने महिषचई मकरान में कुल्ली और संस्कृति के लोग अपने मृतकों को जलाते थे, जबकि ब्राहुई पहाड़ियों में नाल संस्कृति के लोगों में आंशिक रूप से शव के भूमि में गाड़ना अथवा जलाकर अथवा खुला छोड़कर कुछ भागों के छिन्न भिन्न होने के पश्चात गाड़ना प्रचलित था। उनका धर्म भूमध्यसागरीय क्षेत्र तथा मध्य पूर्व की अन्य प्रारंभिक किसान जातियों के धर्म के समान था, जो उपज वृद्धि संबंधी यज्ञादि कृतियों एवं देवी माता की उपासना में केंद्रित था। मूर्तियां अनेक स्थान पर पाई गई है, यानी कि स्त्री मृण मूर्तियां अनेक स्थानों पर पाई गई है। और क्वेटा के उत्तर में जोब संस्कृति के लोगों में लिंग पूजन संबंधी चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बहुत सी प्राचीन संस्कृतियों में देवी मां का आराधना वृषभ की आराधना से संबंधित थी।
यह भी उसका अपवाद रूप नहीं थी। अनुसंधान में वृषभों की अल्पाकार मूर्तियां प्राप्त हुई है और वृषभ जोग संस्कृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुल्ली एवं राणा घुंडई के मृतभांडों के श्रृंगार की लोकप्रिय प्रवृत्ति रही है। पहले इसको हम समझते हैं कि पहले जिक्र आया कि शव को दफनाने को लेकर, तो आज भी भारत की वर्तमान जो संस्कृति, हिंदू संस्कृति जिसे कहते हैं, इसमें भी शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें सन्यासियों को भू समाधि या जल समाधि भी दी जाती है, जबकि साधारण लोग शवों को जलाते हैं। किंतु दक्षिण भारत में यह दोनों प्रथाएं आज भी विद्यमान है। उसी प्रकार ये जो संस्कृति है कि देवी की आराधना, तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में लोग, यहाँ के लोग देवी की ही आराधना करते थे, क्योंकि स्त्री मूर्ति यानी कि स्त्री की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो अधिक पाई गई है। और दूसरी जो सबसे अधिक पाई गई है वो बैल की मूर्ति यानी वृषभ की, और जो रंगीन चित्रित मृतभांड मिले यानी बर्तन मिले हैं उस पर भी इसके चिन्ह अंकित हैं। कुल्ली संस्कृति के लोग मृदु प्रस्तरों से अल्पाकार मंजूषाएं जिन पर ललित रेखाकृतियां अंकित की जाती थी बनाने में सबसे आगे बढ़े हुए थे, यानी कि रंगीन चित्र वाले बर्तन। इस प्रकार की मंजूषाएं मेसोपोटामिया के स्थलों पर कभी कभी प्राप्त हुई है। हम यह कल्पना कर सकते हैं कि उनमें कुल्ली निवासियों द्वारा संभवतः प्रलेप अथवा किसी अन्य प्रकार की सुगंधियां भरकर भेजी गई होंगी। सूसा तथा कुछ अन्य स्थानों पर चित्रांकित मृतभांडों के कुछ खंड प्राप्त हुए हैं, जो स्पष्टतः मध्य पूर्व से व्यापार करने वाले कुली निवासियों के बर्तनों के अनुकूल रूप हैं। अन्यथा दोनों में पारस्परिक संबंध का कोई भी प्रमाण नहीं है। बलोचिस्तान में मेसोपोटामिया का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है जो निश्चित रूप से पहचाना जा सके। स्थल मार्ग से आए हुए कुल्ली संस्कृतियों के पदार्थों का वहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुल्ली निवासियों ने प्रारंभिक मेसोपोटामिया की सभ्यता से समुद्र द्वारा संपर्क स्थापित किया था। इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जब कोई विकसित संस्कृति से कम विकसित संस्कृति में संपर्क होता है तो विकसित वाला कम विकसित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि कम विकसित क्षेत्र की कोई भी सामान विकसित सभ्यता में नहीं पाई जाती। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी जो हड़प्पन सभ्यता थी या जोब संस्कृति है या कुली संस्कृति है, वो मेसोपोटामियन के मुकाबले ज़्यादा सभ्य एवं सामाजिक एवं विकसित अर्थव्यवस्था वाली सभ्यताएं थी।